अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर जो है हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को कवर करने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि बैनुल अक़वामी इंसान दोस्त कानून दौरान जंग। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है, हमें अगर इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो हम बहुत ही इसको कह सकते हैं कि बहुत पुराना कानून है, क्योंकि हमें ये हैमोरबिक कोड में और कोड ऑफ जस्टिनियन बैजेंटाइन एम्पायर जो है उसके अंदर हम लिबर कोड को मेंशन कर सकते हैं। और इस्लामिक पर्सपेक्टिव में अगर इसको देखें तभी हम कह सकते हैं कि बहुत ही पुराना कानून है। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर जो बात करने वाले हैं वो है मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की, जो कि 1863 के अंदर वजूद में आया। और मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अगर फादर को हम कहें तो हेनरी ड्यूनेंट हम कह सकते हैं कि वो मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को उन्होंने ही जो है तरजीह दी और उन्होंने ही दुनिया के सामने जो है वो लेके आए। तो ये सिलसिला कब शुरू हुआ? ये एक स्विस बिजनेसमैन थे हेनरी ड्यूनेंट साहब। वो फ्रांस गए, वहाँ पर नेपोलियन 3 से मिलने, उनका कोई बिजनेस रिलेटेड इश्यूज़ था तो उनसे मिलने वहाँ पर वो गए। जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर वो जंग चल रही थी इटली और ऑस्ट्रियन आर्मी के बीच में। तो उन्होंने अपने बुक में लिखा, जो बुक उन्होंने लिखा उस बुक का नाम है अ मेमोरी ऑफ सल्फरीनो। अब सल्फरीनो जो है वो एक जगह है जहाँ पर वो जंग लगी थी, और उन्होंने कहा कि मैं विक्टिम हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है, मैं विटनेस हूँ, सॉरी विक्टिम बोल दिया, मैंने विटनेस हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है किस तरह से लोग तड़प रहे थे जंग के मैदान में। किसी का हाथ कटा हुआ था तो किसी का पैर, किसी बच्चे की आंतें बाहर पड़ी हुई थी तो कोई औरत जो है उसका सर नहीं था, और वो ऐसे ही बैटल ग्राउंड के अंदर लावारिस पड़े हुए थे। उनकी लाशें जो हैं, या वो कोई भी मेडिकल हेल्प करने वाला उनकी नहीं थी, जो ज़ख्मी थे उनको कोई देखने वाला नहीं था, और ना ही उनकी कोई लाशें उठाने वाला था। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों ना एक ऐसा मैकेनिज़्म हो जो कि वार टाइम में लोगों की मदद करे, यानी जब जंग लगे तो जंग के दौरान लोगों की मदद करे, उन फौजियों की मदद करे जो आउट ऑफ बैटल हैं, जो जंग नहीं लड़ सकते या लड़ रहे, वो सिविलियन जो जंग के अंदर नहीं मदाखलत कर रहे हैं, उनकी भी किस तरह से आप हेल्प कर सकते हो। तो उन्होंने कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को बनाया, जो बाद में चलकर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस में तब्दील हो गई। अब कमेटी ऑफ 5 के नाम से ये पहले बनी थी 1863 के अंदर, और अब तक ये चल रही है, और ये वहाँ पर काम करती है जहाँ पर जंग लगी होती है। अब तक कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, जिसे हम इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस भी कहते हैं, उसने 3 नोबेल प्राइज़ जो है हासिल किए हैं, और उनका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो 2 चीज़ों के ऊपर बेस करता है, 3 चीज़ों के ऊपर, सॉरी। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, 4 जेनेवा कन्वेंशंस और 3 उसके एडिशनल प्रोटोकॉल्स। हम इनके अंदर तीनों चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के अंदर फ़र्क क्या है। इन दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो वार टाइम पर एक्टिव होता है, यानी जब जंग लगी होती है जहाँ पर, वहाँ पर वो एक्टिव होता है, और ह्यूमन राइट्स जो हैं वो वहाँ पर एक्टिव होते हैं जहाँ पर पीस होता है। यानी पीस टाइम पे ह्यूमन राइट्स काम करता है, वार टाइम पर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ काम करता है। इसके अंदर यही डिफ्रेंशिएट है। अब जो है, जब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वजूद में आया और रेड कमेटी ऑफ 5 के नाम से जो कमेटी ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई, तो उस टाइम पर सिर्फ 16 नेशंस ऐसी थी, सिर्फ 16 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने इस आइडिया को रेक्टिफाई किया, और वो आइडिया 10 आर्टिकल के ऊपर मुश्तमिल बनाया गया, यानी कानूनी हैसियत के अंदर उसको 10 आर्टिकल दिए गए। वो 10 आर्टिकल डील कर रहे थे किस चीज़ के साथ? वो डील कर रहे थे कि भाई किसी भी एम्बुलेंस को या किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल को आप टारगेट नहीं कर सकते, या वो बंदे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, खुआ वो आर्मी के डॉक्टर ही क्यों नहीं हैं,
तो आप उन्हें टारगेट नहीं कर सकते। और सिटीजन्स जो दूसरे सिविलियंस की हेल्प कर रहे हैं या सिक एंड वाउंडेड सोल्जर्स की हेल्प कर रहे हैं, तो आप उनको भी टारगेट नहीं कर सकते। तो इसके अंदर जो है हम एक और चीज़ देखते हैं कि उस आर्टिकल अंदर ये भी था कि कमेटी ऑफ 5 यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, उसकी जो है आप उसका जो सिंबल है, उसका जो निशान है या निशानी है उसकी, उसको देखते हुए आप उसकी किसी भी गाड़ी के ऊपर या उसकी हॉस्पिटल के ऊपर या उसी के किसी स्टाफ के ऊपर आप हमला नहीं कर सकते। तो अब 4 जिनेवा कन्वेंशंस थी, 3 एडिशनल प्रोटोकॉल, टोटली ये 7 चीज़ें जो थी वो मुश्तमिल थी 429 आर्टिकल्स के ऊपर, 429 आर्टिकल्स। अब एडिशनल प्रोटोकॉल जिनेवा कन्वेंशंस तो जो है वो आई 12 अगस्त 1949 1949 में, और एडिशनल प्रोटोकॉल जो है वो आपके 1977 से लेकर 2005 तक जो है वो आपके आते रहे। अब जिनेवा कन्वेंशन एडिशनल प्रोटोकॉल जो डील करते हैं वो करते हैं कि भाई किसी स्टेट के अंदर वार चल रही है या किसी भी स्टेट ने दूसरी स्टेट के ख़िलाफ़ वार डिक्लेयर कर दी है, तो वहाँ पर किस तरह से हम कोशिश करके कम से कम नुकसान होने दें, यानी ज़्यादा नुकसान को हम किस तरह से रोक सकते हैं। तो अगर कोई जो भी स्टेट रेक्टिफाई करती है जिनेवा कन्वेंशंस को, तो उसको अपनी पार्लियामेंट के अंदर या अपनी लेजिस्लेशन के अंदर ऐसे मैकेनिज़्म बनाने पड़ेंगे जिसके ज़रिए वो इन जिनेवा कन्वेंशंस को एप्लीकेबल कर सके अपनी स्टेट में। और जो भी स्टेट इन कन्वेंशंस को वायलेट करेगी तो उसको पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो हम सीधा अब फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन के ऊपर आते हैं, जो मुश्तमिल है आपकी 64 आर्टिकल्स के ऊपर। और मैं आपको नटशेल के अंदर बता जाऊंगा कि ये आर्टिकल्स किस चीज़ के साथ रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन जो डील करती है वो बैटलफील्ड सोल्जर से डील करती है, यानी वो ज़मीनी फ़ौज जो है उसके साथ डील करती है फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशंस, यानी ज़मीनी सतह के ऊपर जो जंग लड़ रहे हो आप, उसके साथ डील करती है फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन। अब जो है हॉर्स डी कॉम्बट, एक वर्ड दिया गया HORSDECOMBAT, ये अलग अलग हैं। मतलब हॉर्स डी कॉम्बट मीन्स ए सोल्जर हु इज़ आउट ऑफ बैटल, यानी एक ऐसा फ़ौजी जो जंग से बाहर है। वो किन सूरतों में जंग से बाहर हो सकता है? या तो वो इंजर्ड हो चुका है, अब वो जंग नहीं लड़ सकता, या तो वो अरेस्ट हो चुका है, या तो उसने सरेंडर कर दिया। ये 3 चीज़ें जो है वो फॉल करती हैं आपकी आउट ऑफ बैटल सोल्जर्स में। अब 64 आर्टिकल्स जो डील करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो भी वाउंडेड, ज़ख्मी या बीमार फ़ौजी हैं या मेडिकल स्टाफ जो है वो, और जो सिविलियंस हैं या इक्विपमेंट्स हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनको आप प्रोटेक्ट करोगे और उनको आप निशाना नहीं बनाओगे। अब आर्टिकल 9 जो है वो ये कहता है कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रीसेंट, नेशनल सोसाइटीज़ और दूसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो उस जंग में लोगों की मदद कर रही हों, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा एज ए न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल। और इसके अंदर न्यूट्रल गवर्नमेंट्स भी आ सकती हैं और आपके लोकल सिविलियंस भी आ सकते हैं जो कि आपकी मदद कर रहे हैं उस वार में, लोगों की हेल्प करने में। अब आर्टिकल 12 जो है वो ये कहता है कि कोई भी ज़ख्मी या बीमार सोल्जर हो, चाहे वो सिविलियन हो, उसको ट्रीट किया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी बगैर किसी फ़र्क के तकाज़ों के उसका इलाज किया जाएगा और उसको रखा जाएगा। आर्टिकल 12 के अंदर एक और चीज़ आती है कि आप उस फ़ौजी को या उस सिविलियन को नहीं मार सकते जो कि ज़ख्मी है या जिसने सरेंडर कर दिया है, जो कि आपकी हिरासत में है। ना ही आप उसके ऊपर कोई बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ना ही आप उसके ऊपर कोई तशद्दुद भी कर सकते हो। उसके बाद जो है वो है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 ये कहता है कि मुकम्मल ख्याल रखो कि आप उस ज़ख्मी फ़ौजी का या ज़ख्मी सिविलियन का। आर्टिकल 15 के अंदर एक और चीज़ आती है कि आप उसको इल ट्रीट नहीं कर सकते, यानी आप उसकी तौहीन नहीं कर सकते। अगर वो ज़ख्मी है
तो आप उसको कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दे सकते जिसको खाते ही या जिसको लेते ही उसकी और तबीयत ख़राब हो जाए या वो मर जाए। और फिर इसके अंदर एक और चीज़ आर्टिकल 15 और 16 कंबाइन में है कि जो भी स्टेट्स जंग में एक दूसरे के साथ लड़ रही थी, तो जब जंग ख़त्म हो जाए या जब जंग रुक जाए, तो उनके ऊपर लाजिम है कि वो अपने फ़ौजियों को ढूंढें। उनके जो ज़ख्मी फ़ौजी हैं या ज़ख्मी सिविलियंस हैं उनको ढूंढें, और उनको ढूंढने के बाद प्रॉपर केयर दें, और उनको प्रॉपर केयर देने के बाद जो है वो सेंट्रल ट्रेसिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी जो ICRC की एजेंसी है उनको इत्तलाह करें कि ये फ़ौजी हमें मिल गए हैं या ये हमारे फ़ौजी जो हैं वो गुम हो गए हैं। अब ये फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन यहीं पर ख़त्म हुई। अब सेकंड जेनेवा कन्वेंशन जो है वो किस चीज़ के साथ डील करती है? वो डील करती है आपकी वार कंडीशन एट अ सी, यानी समंदर के अंदर जो जंगी हालात हैं उनके साथ किस तरह से डील किया जाएगा। तो ये जो है वो आपकी मुश्तमिल है 63 आर्टिकल्स के ऊपर, यानी 63 आर्टिकल्स के ऊपर ये मुश्तमिल है, जो कि ये चीज़ कहते हैं कि भाई आर्म फोर्सेस जो मेंबर हैं आर्म फोर्सेस के, यानी जो फ़ौजी मेंबर हैं जो जंग लड़ रहे हैं, वो अगर ज़ख्मी हो जाते हैं या उनकी शिप्स जो हैं वो कहीं पर फंस जाती हैं, और जो सिविलियन हैं या उनकी शिप्स कहीं पर फंस जाती हैं या वो ज़ख्मी हो चुके हैं समंदर के अंदर जंग के दौरान, या जो हॉस्पिटल शिप्स हैं, तो वो उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। अब इसके अंदर आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 12 और 18 एक साथ इनको मैं कवर करूँगा एक साथ ही। अब आर्टिकल 12 और 18 ये कहता है कि भाई दौरान जंग जो है ये कन्वेंशन आपको जो है कहती है कि आप दौरान जंग जो है जितना हो सके आपसे आप जो है उन लोगों को बचाएं जो समंदर में खो चुके हैं या जो अपने समुद्री जहाज़ों में फंस चुके हैं या जो समुद्री जहाज़ों में ज़ख्मी हो चुके हैं या जिनकी शिप्स जो हैं वो डूब चुकी हैं, या कोई ऐसा बंदा जो हवाई जहाज़ उनका क्रैश हो गया था और पैराशूट के ज़रिए नीचे उतर रहा था और वो उसका पैराशूट नहीं खुला या सीधा पानी के अंदर वो गिरा, तो उसको आप किस तरह से प्रोटेक्ट करोगे, उसको आप किस तरह से रखोगे। आर्टिकल 12 और 18 ये कहते हैं। आर्टिकल 14 आता है, आर्टिकल 14 ये कहता है कि भाई कोई भी वारशिप जो है वो हॉस्पिटल शिप को जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकती या डिटेन नहीं कर सकती, या ना ही उसके स्टाफ को। आर्टिकल 21 कहता है कि आप दूसरी शिप से हेल्प ले सकते हो अगर वो है ऐसी शिप्स हैं जो वार के अंदर नहीं है इन्वॉल्व, वो न्यूट्रल शिप हैं। फॉर एग्जांपल वो बिजनेस शिप्स भी हो सकती हैं, वो यॉट्स भी हो सकती हैं, प्राइवेट यॉट्स भी हो सकती हैं। आप उनसे हेल्प तलब कर सकते हो, जब तक कि वो न्यूट्रल रहते हैं तब तक वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी आपकी इसमें सेकंड जेनेवा कन्वेंशन के अंदर। थर्ड जेनेवा कन्वेंशन जो है वो डील करती है आपकी प्रिजनर ऑफ वार से। प्रिजनर ऑफ वार से डील करती है आपकी थर्ड जेनेवा कन्वेंशन, यानी वो कैदी जो जंग के दौरान कैद किए गए हों या यानी जंग के दौरान जिनको पकड़ा गया हो, जंगी कैदी जैसे हम कह सकते हैं। अब जब जंगी कैदी कोई स्टेट जो है वो किसी दूसरी स्टेट के फ़ौजियों को कैद करती है, हिरासत में लेती है, अरेस्ट करती है या डिटेन करती है, या प्रिजनर ऑफ वार हम कंसीडर करते हैं कि ये जंगी कैदी हैं, तो उनको किस तरह से रखा जाएगा या उनके साथ क्या मामला किए जाएंगे, तो ये थर्ड जेनेवा कन्वेंशन उसके साथ डील करती है। और इस थर्ड जेनेवा कन्वेंशन के अंदर जो आर्टिकल हैं वो है 143। अब 143 आर्टिकल के अंदर ये है कि भाई प्रिजनर ऑफ वार के अंदर कौन से लोग जो हैं वो फॉल करते हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर। तो ऐसे पहला तो वो लोग जो डायरेक्टली किसी आर्मी के ज़रिए दूसरी आर्मी से लड़ रहे हैं और उस दूसरी आर्मी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, सोल्जर्स जैसे हम कह सकते हैं वो। और दूसरा वो सिविलियंस जो अपनी आर्मी के साथ मिलकर दूसरी आर्मी से लड़ रहे थे, जो कि अब अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये दोनों बंदे फॉल करते हैं प्रिजनर ऑफ वार के अंदर। अब किस तरह से उनको रखा जाएगा, किस तरह से उनके साथ मामला किए जाएंगे, तो ये आर्टिकल 13, 13, 14 एंड 16 जो है वो हमें बताता है। ये कहता है कि भाई किसी भी प्रिजनर ऑफ वार को, यानी जो जंगी कैदी है, उसके ऊपर तशद्दुद नहीं किया जाएगा, ना ही उसके ऊपर कोई मेडिकल एक्सपेरिमेंट होगा, और ना ही उसके ऊपर कोई वायलेंस होगी, और ना ही उसकी इंसल्ट की जाएगी। आर्टिकल 17 कहता है कि भाई प्रिजनर ऑफ वार को जो है ये लाजिम नहीं है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन दे, सिवाय चंद देख के, जैसे कि
वो अपना नाम बता सकता है, वो अपना रैंक बता सकता है कि आर्मी के अंदर उसका क्या रैंक था, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ बता सकता है, और उसके साथ साथ मिलिट्री सर्विस नंबर जो है वो भी बता सकता है। आर्टिकल 17 के बाद आर्टिकल 23 जो है वो आता है कि भाई फीमेल अगर प्रिजनर ऑफ वार आप कोई अरेस्ट करते हो तो उसको उसके जेंडर के मुताबिक ट्रीट करोगे आप। आर्टिकल 25, 27, 30 जो है वो ये चीज़ कहता है कि अगर किसी बंदे को आप पकड़ते हो तो बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के आप उसको रखोगे, बगैर किसी फ़र्क के आप उसको उस जेल के अंदर या प्रिजन के अंदर आप उसको रखोगे। आर्टिकल 15, 50 और 54, 50 और 54 ये कहता है कि 54, 50 और 54 क्या क्या कहता है कि जो प्रिजनर ऑफ वार आपने पकड़े हैं, यानी जो जंगी कैदी आपके पास हैं, उनको आप साफ़ माहौल में रखोगे, आप उन्हें शेल्टर दोगे, हेल्दी फूड दोगे, प्रॉपर मेडिकल केयर दोगे, और आप उनको ऐसी जगह पर नहीं रख सकते जो कि मैदान जंग से करीब हो। और आर्टिकल 70, 72 और 123 ये कहता है कि भाई जो भी प्रिजनर ऑफ वार आपके पास मौजूद हैं जंगी कैदी, तो आपको वो नाम बताने होंगे सेंट्रल ट्रेसिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी को। आर्टिकल 82 और 84 कहता है कि प्रिजनर ऑफ वार जो पकड़े गए हैं वो उस स्टेट के लॉज के मुताबिक उनका केस चलेगा जहाँ पर वो कैद हैं। आर्टिकल 109 और 110 कहता है कि भाई अगर कोई प्रिजनर ऑफ वार सख्त बीमार हो चुका है तो उसको घर भेजा जाएगा और उसको उसकी फैमिली से मिलने दिया जाएगा। तो थर्ड जिनेवा कन्वेंशन ये थी। और फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन के अंदर आते हैं कि भाई जो कहते हैं कि सिविलियन को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, दौरान जंग सिविलियन को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, और इसके अंदर 159 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 13 और 32 ये कहता है कि सिविलियन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और उनको ना उनके ऊपर ना तशद्दुद किया जाएगा, ना उनको मारा जाएगा, ठीक है ना, और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा बगैर किसी फ़र्क के, बगैर किसी फ़र्क के उनका जो है वो आप उनको रखोगे। आर्टिकल 14 कहता है कि भाई हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे उन 6 सिविलियंस और वाउंडेड सिविलियंस के लिए, और अगर किसी बच्चे की उम्र 15 साल से कम है तो उनको उसकी माँ के साथ रखा जाएगा, माँ के साथ जो है उनको रखा जाएगा। आर्टिकल 15 जो है वो ये कहता है कि भाई सिविलियन हॉस्पिटल्स और जो हैं उनका स्टाफ जो है वो प्रोटेक्टेड होगा, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। और आर्टिकल 24 और 25 ये कहते हैं कि जो बच्चे जंग में यतीम हो चुके हैं या जो अपनी फैमिली से अलग हो चुके हैं, तो ICRC और सेंट्रल ट्रेसिंग प्रोटेक्शन एजेंसी पूरी कोशिश करेगी कि उनके लिए कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए जिसके ज़रिए उन जो यतीम हो चुके हैं बच्चे, उनको ज़िंदगी की सारी चीज़ें मिल सकें, और जो अलग हो चुके हैं अपनी फैमिली से उनको अपनी फैमिली से मिलाया जाए। तो ये चीज़ें थी कि भाई एक और आर्टिकल आता है 39 और 49, 33 और 49 सॉरी 33 और 49 के कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दी जाएगी किसी भी सिविलियन को। आर्टिकल 40 कहता है कि आप किसी भी सिविलियन से आर्मी रिलेटेड वर्क नहीं ले सकते। आर्टिकल 54 कहता है कि अगर आप कोई काम लेते हो सिविलियन से तो आप उसको पे करोगे। और आर्टिकल 55 कहता है कि जो ऑक्यूपाई जिस फ़ौज ने उनको ऑक्यूपाई किया है, जिस फ़ौज ने उनके ऊपर कब्ज़ा किया है, तो उसके ऊपर ये लाजिम है कि वो मेडिकल सप्लाइज़ के साथ साथ ज़िंदगी की सारी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करे उन स्टेट के लोगों को। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 4th जिनेवा कन्वेंशंस के अंदर थी। अब जो है हम आते हैं आपके एडिशनल प्रोटोकॉल के अंदर। एडिशनल प्रोटोकॉल, पहला एडिशनल प्रोटोकॉल 102 आर्टिकल के ऊपर मुश्तमिल है, जो आपका डील करता है कि इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर विक्टिम्स ऑफ इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको किस तरह से रखा जाएगा और उनको किस तरह से डील किया जाएगा। सेम चीज़ जो है वो की जाती है इसमें भी, कि सिविलियंस को किस तरह से आप प्रोटेक्ट करोगे, मेडिकल वर्कर्स को किस तरह से आप प्रोटेक्ट करोगे, और जो है हॉस्टरी कॉम्बैट सोल्जर्स हैं उसको आप किस तरह से प्रोटेक्ट करोगे। यानी आर्टिकल 15, 79, 76, 77 जो है वो ये कहता है कि स्पेशल ख़ास तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा बच्चों को, औरतों को, सिविल मेडिकल ऑफिसर्स को और जर्नलिस्ट को। और ICRC को पूरी इजाज़त दी जाएगी कि वो हेल्प करें उन लोगों की। आर्टिकल 35 कहता है कि आप
कम से कम ऐसे वेपन इस्तेमाल करेंगे जो कम से कम नुकसान करें। आर्टिकल 43-44 ये कहता है कि भाई जो फ़ौज आप भेज रहे हो तो आप उनको ऐसी ड्रेस दोगे या ऐसा सिंबल दोगे जिससे ज़ाहिर हो कि ये आर्मी है और ये सिविलियन है, उनके बीच में का फ़र्क जो है वो मालूम हो सके हमें। आर्टिकल 51 और 54 ये कहता है कि आप किसी भी उनकी रिसोर्स को तबाह नहीं करोगे सिविलियन को। फॉर एग्जांपल फूड सप्लाइंग हो गया, वाटर हो गया, दूसरे रिसोर्सेज जो हैं उनको। आर्टिकल 56 और 53 जो है वो डील करता है कि भाई आप उनके नेचुरल रिसोर्सेज को तबाह नहीं करोगे। आर्टिकल 77 ये कहता है कि आप किसी भी ऐसे बच्चे को आर्मी में भर्ती नहीं कर सकते जिसकी उम्र 15 साल से कम है। और एडिशनल प्रोटोकॉल 2 जो कि मुश्तमिल है 28 आर्टिकल के ऊपर और जो डील करता है नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स यानी विक्टिम ऑफ नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से होते हैं? वो ऐसे मतलब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जो सिविलियन और उनकी ही स्टेट के आर्मी के बीच में हों उसके दौरान, यानी आपकी सिविलियंस एक ही स्टेट के सिविलियन अपनी ही आर्मी के साथ लड़ें तो वहाँ पर फिर उनको किस तरह से प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो ये चीज़ जो है डील करता है आपका एडिशनल प्रोटोकॉल 2। अब आते हैं एडिशनल प्रोटोकॉल 3 के अंदर। एडिशनल प्रोटोकॉल 3 में ये चीज़ है कि भाई डिस्ट्रक्टिव एम्बलम जो है एडिशनल डिस्ट्रक्टिव एम्बलम को अडॉप्ट किया जाएगा, यानी मुख्तलिफ निशान जो हैं उनको अडॉप्ट किया जाएगा जो जिससे रिकग्नाइजेशन हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यूट्रल है, इम्पार्शल है और ये वार के अंदर लोगों की मदद करेगी न्यूट्रली और इम्पार्शली होके, ना कि किसी दूसरी स्टेट की साइड होके। जैसे कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस निशान है, सिंबल है, या रेड मून जो है वो निशान है, रेड क्रिस्टल जो है वो भी एक सिंबल है। तो एडिशनल प्रोटोकॉल ये चीज़ जो है वो बताता है हमें 3। तो ये था इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का स्पेसिफिक ओवरव्यू। आई होप कि आपको समझ आ जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।